चलिए, पिछले हमारे वीडियो में हमने द्विनिषेचन की प्रक्रिया पढ़ी थी। उसके पश्चात उसमें भ्रूण कोश कैसे बनता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम चर्चा करेंगे भ्रूणोद्भव। भ्रूण का उद्भव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी युग्मनज से, इसको इंग्लिश में एम्ब्रियोजेनिक। तो हमने पढ़ा था कि अंड कोशिका और प्रथम नर केंद्र के मिलने से यहाँ पर युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। तो युग्मनज से पूर्ण विकसित भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो युग्मनज से भ्रूण का विकास, उसी प्रक्रिया को हम पढ़ने वाले हैं। तो चरणबद्ध रूप से हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये अंड कोशिका और यहाँ पर निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। इस द्विगुणित युग्मनज में प्रथम विभाजन कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है, जिससे दो कोशिकाएं बन जाती हैं। इस तरह से इस ऊपर वाली कोशिका को कहते हैं आधारीय कोशिका, बेसल सेल, आधारीय कोशिका। इसे CB से व्यक्त करते हैं और इसको कहते हैं शीर्षस्थ कोशिका। इसको CA से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखें, ये जो CA है वो कहां पर? भ्रूण कोश की तरफ रहती है, और ये जो आधारीय कोशिका उसका सिरा कहां? बीजांड द्वार की तरफ रहता है। ऐसा क्यों? अभी आगे स्पष्ट हो जाएगा जब इसका विभाजन होगा। अब सभी एंजियोस्पर्म में ये दोनों कोशिकाओं की भूमिका अलग अलग है। किसी में ये दोनों कोशिकाएं भ्रूण के निर्माण में भाग लेती है, किसी में केवल शीर्षस्थ कोशिका लेती है, किसी में इसकी सूक्ष्म भूमिका होती है, किसी में इसकी नगण्य भूमिका होती है। तो इस आधार पर एंजियोस्पर्म में भ्रूणों के निर्माण की अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग नाम हैं। तो उसको यहाँ पर पढ़ाने में समय हमारा खराब हो, उससे अच्छा एक चार्ट में आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस कोशिका के भाग लेने पर भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को कौन सा नाम दिया गया। अलग अलग प्रकार हैं, चिनोपोडियड, एस्ट्रेड, क्रूसीफेरा, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा एक चार्ट से। उसका आधार यही है कि क्या दोनों कोशिकाएं भ्रूण के निर्माण में भाग लेती है या केवल एक लेती है। एक लेती है तो कौन सी लेती है। हम यहाँ पर जो अध्ययन करने वाले हैं वो ज्यादातर एंजियोस्पर्म में एक टिपिकल प्रारूपिक जो तरीका है, जो ज्यादातर एंजियोस्पर्म में होता है, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो ये दो कोशिकाएं बन गई CA और CB। लाइट चली गई है, 1 मिनट में दरवाजा खोल लेता हूं। चलिए, विजिबिलिटी कम है फिर भी दिखाई तो देगा। हम अपने टॉपिक को जारी रखते हैं, बीच में इसको ड्रॉप नहीं करते हैं। चलिए, अब हमारे पास दो कोशिकाएं हो गई। एक तो है CA और दूसरी है CB। तो ये जो CB कोशिका है उसमें पुनः दो अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे दो कोशिकाएं बन गई। ये तो हमारी CA है, ये बन गई CB1 और ये CB2। पुनः इन कोशिकाओं में फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे कुल 4
कोशिकाएं बन जाती है और हमारी ये कोशिका यथावत है CA। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो आधारीय कोशिकाएं है उसमें लगातार विभाजन होने से एक लंबा क्या बन जाता है, निलंबक या सस्पेंसर बन जाता है। और इस निलंबक या सस्पेंसर का काम क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये भ्रूण को भ्रूण पोष तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे कि क्या होता है, उसको पोषण मिल सके। हमने पढ़ा था, आपको याद हो, यहाँ पर भ्रूण पोष है और ये निलंबक बनता है और ये भ्रूण को यहाँ तक धकेल देता है ताकि भ्रूण पोष में धंसकर पोषण प्राप्त कर सके। चलिए, तो ये तो भूमिका हुई आधारीय कोशिका की। अब शीर्षस्थ कोशिका की क्या भूमिका होती है, तो देखिए निलंबक बन जाने के पश्चात ये जो शीर्षस्थ कोशिका है उसमें एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य विभाजन होता है, जिससे एक चतुर्थ या क्वाड्रेट अवस्था होती है। पुनः इसमें वापस विभाजन होता है, एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे एक अष्टाशंक या ऑक्टेंट या 8 कोशिकाओं वाली अवस्था बन जाती है, जिसमें 4 ऊपरी और 4 भीतरी कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, इनमें पुनः विभाजन होता है, जिससे एक 16 कोशिकीय अवस्था बनती है, या यूं कहें कि कोशिकाओं की एक गोलाकार रिंग का निर्माण हो जाता है, यानी अब एक बहुकोशिकीय अवस्था आ जाती है। इस 16 कोशिकीय अवस्था से पुनः परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो अधिकतर एंजियोस्पर्म में होती है। हालांकि इस 4 कोशिकीय अवस्थाओं के बाद थोड़ा थोड़ा विभेद देखने को मिलता है, लेकिन अभी हम एक सामान्य प्रक्रिया को साथ में लेकर चल रहे हैं। अब ये 16 कोशिकीय जो अवस्था है उससे एक परिपक्व भ्रूणपोष कैसे बनता है, तो अब मैं एक चित्र से इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि क्या होता है कि एक परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण कैसा होता है। यहां पर एक मैं चित्र बना रहा हूं। देखिए, एक परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 तो होते हैं बीजपत्री, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोटलीडन। इसका ये जो मुख्य भाग है इसको कहते हैं बीज पत्राधार। मेन जो एक्सिस है उसको कहते हैं बीज पत्राधार, और इसका ये वाला जो भाग है वो विकसित होता है प्रांकुर में, इसको कहते हैं कमर, और ये वाला भाग विकसित होता है मूलांकुर, जिसको कहते हैं रेडिकल। तो ये एक द्विबीजपत्री भ्रूण की प्रारूपिक संरचना होती है। प्रांकुर, मूलांकुर, मुख्य अक्ष बीजपत्राधार, जिसको इंग्लिश में हाइपोप्रोटाइल कहते हैं, और ये दो हमारे जो दो हैं वो बीज पत्र है। बीज पत्र एक्चुअली है क्या, अगर इसको परिभाषित करें, हम बहुत पढ़ते हैं कोटलीडन बीज पत्र, लेकिन ये है क्या, द फर्स्ट लीफ ऑफ द सीड, बीज की प्रथम पत्ती को बीज पत्र कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये एक डाइकोट एम्ब्रियो है। अब अगर हम बात करें मोनोकोट भ्रूण की, तो ज्यादा परिवर्तन नहीं है, उसके विकास में वही चरण होते हैं, लेकिन उसकी कुछ संरचना अलग होती है। उसमें एक ही बीज पत्र होता है और
वो बीज पत्र ऊर्ध्व स्थिति में होता है और इसका ये जो मुख्य अक्ष है वो पार्श्व स्थिति में आ जाता है। अभी हम उसको चित्र से क्लियर करते हैं, एक मोनोकोट एम्ब्रियो कैसा होता है। देखिए इसका ये वाला भाग, ये वाला भाग भीतर भाग, उसको कहते हैं प्रांकुर, और प्रांकुर के ऊपर एक आवरण होता है जिसको कहते हैं प्रांकुर चोल। ये है मूलांकुर और उसके ऊपर जो आवरण है उसको कहते हैं मूलांकुर चोल। और ये जो है हमारा क्या है, बीज पत्र। बीज पत्र अगर हम मक्के या ऐसे कुछ एक बीजपत्री बीजों की बात करें तो उसमें दो शब्द आते हैं, तो एल्यूरन परत और आपने एक नाम सुना होगा स्कूटेलम, ढाल। ये कभी कभी पूछा भी जाता है इस तरह से, जैसे ये सीड है, यहाँ बीज में एक परत होती है जो भ्रूण को एंडोस्पर्म से पृथक करती है। ये तो हो गया एंडोस्पर्म, भ्रूण कोश। फिर यहाँ पर ये भ्रूण है जहाँ पर ये प्लमल है, ये रेडिकल है, प्रांकुर है, मूलांकुर है, और यहाँ बीच में एक परत होती है जिसको एल्यूरन परत कहते हैं, प्रोटीन की एक परत होती है। इसमें रिजर्व फूड होता है। जब ये सीड जर्मिनेट होता है तो इस परत से ये जो सोल्यूट है, ये जो रिजर्व फूड है, वो धीरे धीरे विस्तृत होते हैं भ्रूण को, जो उसकी वृद्धि और परिवर्धन में सहायक होते हैं। तो ये एक प्रारंभिक एक बीजपत्री भ्रूण है जिसमें भ्रूण की स्थिति पार्श्व हो जाती है और हमारा जो बीजपत्र है वो ऊर्ध्व स्थिति में आ जाता है। बाकी इसके जो विकास के जो चरण हैं वो पूर्व में हमने देखे, जो लगभग समान होते हैं। अब मैंने जो आपको कहा था कि एक द्विबीजपत्री भ्रूण जो है उसके विकास में या तो शीर्षस्थ कोशिका या आधारीय कोशिका दोनों की भूमिका, या दोनों में से किसी एक की भूमिका या किसी एक की आंशिक भूमिका, उसके आधार पर जो है वो भ्रूण कई प्रकार के होते हैं। तो उसको हम एक चार्ट से थोड़ा सा समझ लेते हैं। हेडिंग है द्विबीजपत्री भ्रूण के प्रकार। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसका जो मुख्य आधार है वो उसकी शीर्षस्थ कोशिका है। उसमें विभाजन कैसा होता है, एक तो है शीर्षस्थ कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन, ट्रांसवर्स डिवीजन, और दूसरा शीर्षस्थ कोशिका यानी जो एपिकल सेल है उसमें अनुदैर्ध्य विभाजन है। ये दो कंडीशन होती है। तो जहां अनुदैर्ध्य विभाजन होती है वहां पर दो परिस्थितियां होती है। नंबर एक, या तो एपिकल सेल और बेसल सेल दोनों बराबर एम्ब्रियो के निर्माण में भाग लें, या केवल एपिकल सेल भाग लें। तो उसके आधार पर दो प्रकार हो गए, जिसमें नंबर एक जो आधारीय कोशिका है की नगण्य भूमिका, उसकी कोई भूमिका नहीं है। और जो दूसरा प्रकार है उसमें आधारीय व शीर्षस्थ
दोनों से भ्रूण का विकास। तो मुख्य ये दो प्रकार हो गए, तो इनके नाम है। तो जहां पर केवल आधारीय कोशिका की भ्रूण के निर्माण में बहुत ही कम या गौण भूमिका होती है, उसको कहते हैं क्रूसिफर टाइप ऑफ एम्ब्रियो, क्रूसिफर प्रकार का, जो कि क्रूसिफेरस फैमिली में देखने को मिलता है। और जहां पर दोनों सेल समान रूप से भ्रूण के विकास में भाग लेती है, उसका जो नाम है वो है एस्टेरॉइड प्रकार, जो कि एस्टर रेसिकुल की प्रमुख विशेषता है, एस्टेरॉइड टाइप है। तो ये दो प्रकार हो गए। अब जहां तक बात है अनुप्रस्थ विभाजन की, तो वहां पर भी दो विधियां की आधारीय कोशिका की नगण्य भूमिका से, या दोनों कोशिकाएं कौन सी, आधारीय और शीर्षस्थ, समान रूप से भूमिका। तो यहां पर भी दो प्रकार हो गए। तो जहां पर आधारीय कोशिका की नगण्य भूमिका होती है उसको कहते हैं सोलेना प्रकार, और जहां पर दोनों का समान रूप से प्रभाव होता है उसको कहते हैं चिनोपोडिएट, चिनोपोडिएसिकुल का लाक्षणिक गुण है चिनोपोडिएट प्रकार। तो ये कुछ टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सिस ऑफ द डिवीजन ऑफ एपिकल सेल एंड द रोल ऑफ बेसल सेल, whether it forms suspensor or form partial suspensor or it doesn't take part in any formation of embryo। तो ये कुछ प्रकार है, कभी कभी ये चार्ट परीक्षा में पूछा जाता है, इसको मैं व्हाट्सएप से भी आपको शेयर कर दूंगा।